हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेस में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉप 15 वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि परिसारक दाब को परिभाषित करें। क्यों परिसारक दाब अपसामान्य हो जाता है। इसमें बोला गया है कि परिसारक दाब को परिभाषित करना है और परिसारक जो दाब है वह अपसामान्य क्यों हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाहर से आरोपित न्यूनतम दाब जो प्रासरण को रोक दे, बाहर से जो आरोपित न्यूनतम दाब को जब आरोपित किया जाता है ताकि प्रासरण को रोक दे तो उसे ही बोलते हैं परिसारक दाब। बाहर से आरोपित जो न्यूनतम दाब होती है यानी सबसे कम दाब जो होती है जो प्रासरण को रोक देता है उसी को ही बोलते हैं परिसारक दाब। अणुओं के डिसोसिएशन या एसोसिएशन के कारण परिसारक दाब असामान्य हो जाता है। अणुओं के डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन के कारण क्या हो जाता है, परिसारक दाब जो है वह अपसामान्य हो जाता है। तो प्यारे साथियों, ये सब जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदु दोष को परिभाषित करें। ठोस हवा में फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है। बिंदु दोष को पहले परिभाषित करना है और ठोस जो है वह हवा में फ्रैंकल दोष को क्यों उत्पन्न करता है वो बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठोस हवा में आयनों के लूप होने या फिर गायब होने के कारण उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। आयनों की जो कमी हो जाती है, जो आयन जो है वह गायब हो जाता है जिसके कारण दोष उत्पन्न होता है, उसे ही बोलते हैं बिंदु दोष। ठोस हवा में फ्रैंकल दोष आयनों के गायब होने के कारण उत्पन्न होता है। हवा में जो ठोस है वो फ्रैंकल दोष आयनों की आयन जो है वो गायब हो जाते हैं, मतलब छिप जाते हैं जिसके कारण जो है वो दोष उत्पन्न होता है और वही जो है वो बिंदु दोष कहलाता है और ऐसा आयनों के गायब होने के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संक्षेप में लिखे ब्राउन नियम गति या फिर अभिक्रिया का अर्धकाल। इस क्वेश्चन में देखिए कि संक्षेप में लिखना है ब्राउन नियम गति या फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अभिक्रिया का अर्धकाल। तो ब्राउन नियम गति, कोलाइडल कण विलयन में लगातार यादृच्छिक किसे बोलते हैं, विलयन मतलब कोलाइडल कण विलयन में लगातार यादृच्छिक मतलब कि किसी घटना के होने अथवा न होने की कोई दिशा निर्धारित नहीं है। यादृच्छिक मतलब कोई भी घटना हो रहा है तो उसके होने या न होने का कोई दिशा निर्धारित नहीं है तथा वह अनजाने कारणों से किसी नई स्थिति की ओर बढ़ी चली जा रही है। ऐसी क्रिया को यादृच्छिक क्रिया कहते हैं। यादृच्छिक क्रिया क्या है? यादृच्छिक मतलब है कि कोई भी घटना हो रहा है तो उसके होने या न होने की कोई दिशा समय जो है वह निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी वो अनजाने हो जा रहा है। अनजाने वो जो है वो कारण जो है वो उस नई स्थिति की ओर बढ़ी चली जाती है। वो नई स्थिति की ओर वो क्या होता है, बढ़ी चली जाती है, इसी को ही बोलते हैं यादृच्छिक। तो कोलाइडल कण विलयन में लगातार यादृच्छिक गति में गमन करता है। यादृच्छिक मतलब कोई दिशा निर्धारित नहीं है लेकिन फिर भी वो दिशा मतलब अनजाने में वो नई ओर चला जा रहा है, कुछ भी मतलब उसका कंफर्म नहीं है लेकिन वो नया स्थान जो है वो नई दिशा की ओर जो है वो बढ़ा चला जाता है, उसी को बोलते हैं यादृच्छिक। तो कोलाइडल कण विलयन में लगातार बिना कोई दिशा के नई स्थिति की ओर बढ़ी चली जाती है, गति में गमन करता है, उसे बोलते हैं ब्राउन गति। ब्राउन गति किसे बोलते हैं? कोलाइडल कण विलयन में लगातार यादृच्छिक गति में गमन करता है, उस गति को ब्राउन गति कहा जाता है। तो संक्षेप में एक तो हो गया ब्राउन गति, दूसरा देखिए अभिक्रिया का अर्धकाल। तो अभिक्रिया का अर्धकाल वह समय जिससे किसी अभिक्रिया के प्रतिपाद अपने मूल मात्र का आधा हो जाता है,
मूल मात्रा का आधा हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि अभिक्रिया का प्रतिपाद 12 है तो वो 6 हो गया, मतलब मूल मान का आधा हो जाता है, उसे ही बोलते हैं अभिक्रिया का अर्धकाल। अभिक्रिया का अर्धकाल वह समय है जिससे में किसी अभिक्रिया में प्रतिपाद अपने मूल मात्रा का आधा हो जाता है। जैसे कि T1 बाई मतलब टी हाफ बराबर होता है 0.693/K। ये फार्मूला आप लोग को पता होगा, ये यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या है? जिससे कोई भी अभिक्रिया के प्रतिपाद अपने मूल मात्र आधा, मतलब वो मूल आधा का मान का हो जाता है, उसे ही बोलते हैं अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। तो ब्राउनियम गति और अभिक्रिया का अर्ध आयु काल आप लोग को समझ में आ गया होगा। ब्राउन नियम गति, कोलाइडल कण विलयन में लगातार यादृच्छिक गति में गमन करता है, उस गति को ब्राउन नियम गति कहा जाता है। ऐसे अगर आप लिख के आ जाए तो 2 मार्क्स आप लोग को पक्का मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से सिंपल आसान तरीके से लिख के आना है और मार्क्स को गेन करना है। तो ब्राउन नियम गति क्या है? कोलाइडल कण विलयन में लगातार यादृच्छिक गति में गमन करता है, उस गति को ब्राउन नियम गति कहते हैं। यादृच्छिक मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा और स्क्रीन पे दिख रहा होगा यादृच्छिक, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि यादृच्छिक का मतलब क्या होता है। तो अभिक्रिया का अर्धकाल वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया में प्रतिपाद अपने मूल मात्रा का आधा हो जाता है, अभिक्रिया का अर्धकाल कहलाता है। याद रखिए, ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हम लोग का। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संक्रमण तत्वों के परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है? ये सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और बहुत ही जरूरी है, इससे आप मैक्सिमम 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है? तो संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था उसमें अपूर्ण डी ऑर्बिटल के कारण होता है। क्या होता है? डी ऑर्बिटल जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं रहता है। डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? जैसे कि ये देखिए, ये है तो ये भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया और ये खाली हो गया, ये खाली रह गया। दोनों को जो है वह पेयर्स में जो है वह मतलब तत्व जो है पेयर्स में नहीं मिले और एक खाली हो गया, एक हट गया, ये और ये गायब है। तो ये जो है वो पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके कारण जो है वो क्या हुआ? संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछा गया कि संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें अपूर्ण डी ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटल जो है वह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, जिसके कारण जो है वह संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक परीक्षण को लिखे जिसके द्वारा मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल के अंतर को स्पष्ट करें। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एक टेस्ट बोला गया है कि एक परीक्षण, एक टेस्ट लिखे जिसके द्वारा मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों में जो है वो डिफरेंस, अंतर स्पष्ट कर सके। तो चलिए देखते हैं। ऑयल ऑफ विंटरप्रीन परीक्षण के द्वारा, क्या टेस्ट है? ऑयल ऑफ विंटरप्रीन परीक्षण के द्वारा मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल के बीच अंतर किया जा सकता है। ऑयल ऑफ विंटरप्रीन परीक्षा के द्वारा मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बीच में जो है वह डिफरेंस किया जा सकता है। मिथाइल अल्कोहल मिथाइल सैलिसाइलेट की गंध देता है। मिथाइल अल्कोहल जो है वह क्या? मिथाइल सैलिसाइलेट की गंध देता है, जबकि इथाइल अल्कोहल कोई गंध नहीं देता है। यह किस परीक्षण के द्वारा प्राप्त मतलब मालूम चला है? तो ऑयल ऑफ विंटरप्रीन परीक्षण के द्वारा मालूम चला है कि मिथाइल अल्कोहल जो है वह मिथाइल सैलिसाइलेट का गंध देता है, जबकि इथाइल अल्कोहल जो है वह कोई गंध नहीं देता, उसमें कोई गंध आता ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, किस परीक्षण के द्वारा? तो ऑयल ऑफ विंटरप्रीन परीक्षण के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक परीक्षण को लिखिए जिसके द्वारा मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो वो परीक्षण है ऑयल ऑफ विंटरप्रीन। इसके माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल जो है मिथाइल सैलिसाइलेट का गंध देता है, जबकि इथाइल अल्कोहल कोई गंध नहीं देता है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या करें कि
सामान्य अवस्था में क्यों H2O तरल अवस्था में होता है जबकि H2S गैसीय अवस्था में होता है। ये सब क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है वह अगर बाई चांस आपको रटा हुआ याद नहीं है तो समझा हुआ चीज़ वहाँ पे लिख सकते हैं, और जितना सिंपल वे में लिखेंगे उतना ही मार्क्स गेन होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या करें कि समान अवस्था में क्यों H2O तरल अवस्था में होता है जबकि H2S गैसीय अवस्था में होता है। हमें H2O तरल अवस्था में होता है जबकि H2S गैसीय अवस्था में होता है। इसका कारण H2O में आंतरिक H बॉन्ड का मौजूद होना। H2O में क्या है, आंतरिक जो है वह क्या है, आंतरिक जो है वह H बंधन का मौजूद होता है। इसमें H बंधन होते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड H, ये हो गया, और एक H यहाँ। तो इसमें जो है वह H बंधन जो है वह मौजूद होता है जबकि H2S में नहीं होता है। तो H2O में H बंधन मौजूद होता है इसलिए वो तरल अवस्था में होता है जबकि H2S गैसीय अवस्था में। तो चलिए ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमीनो अम्ल क्या है। अमीनो अम्ल, तो अमीनो अम्ल क्या है ये पूछा गया है। तो वे कार्बनिक पदार्थ जिसमें एमीन सिंगल बॉन्ड NH2 क्या है, एमीन है। तो वे कार्बनिक पदार्थ जिसमें एमीन और कार्बोक्सिलिक सिंगल बॉन्ड COOH, तो वे पदार्थ जिसमें एमीन और कार्बोक्सिली क्रियात्मक समूह जुड़े रहते हैं, जिसमें दोनों जुड़ा रहता है, वे कार्बनिक पदार्थ जिसमें एमीन और कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह जुड़े रहते हैं अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टेफ्लॉन के एकलक क्या है। टेफ्लॉन के एकलक पूछा गया है। तो टेफ्लॉन के एकलक का नाम है टेट्राफ्लोरोएथीन, TFE, टेट्राफ्लोरोएथीन। तो ये है हम लोग का जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखने को बोला है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर संपन्न अभिक्रिया परिमाण यानी अमाउंट, तो विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रोड पर जो संपन्न अभिक्रिया परिमाण होते हैं वह विद्युत अपघट में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। विद्युत अपघट यानी विलयन या फिर गलित ये ले सकते हैं। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर संपन्न अभिक्रिया परिमाण विद्युत अपघट में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे W समानुपाती Q। अगर ये हटाएंगे, समानुपाती हटाएंगे तो हम लोग के पास W बराबर आ जाएगा ZQ, जहाँ पे जैसे कि हम लोग को पता है कि Q बराबर होते हैं IT, तो यहाँ पे लिख लेंगे W बराबर ZIT। तो हम लोग के पास जो है वह ये फार्मूला तैयार होता है किसके लिए, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के लिए। तो इसी नियम को बोलते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं। क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्रिस्टल बिंदु त्रुटि क्रिस्टल के लैक्टिस बिंदुओं से अवयवी कणों के विस्थापन से उत्पन्न दोष को क्रिस्टल बिंदु त्रुटि कहते हैं। क्रिस्टल के जो लैक्टिस बिंदु होते हैं, पॉइंट्स जो होते हैं, उसके अवयवी कणों के विस्थापन से जो दोष उत्पन्न होता है, जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी को ही बोलते हैं क्रिस्टल बिंदु त्रुटि दोष। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइए, क्या एंजाइम शरीर में बनता है या फिर एंजाइम लेना पड़ता है। एंजाइम शरीर में बनता है या फिर एंजाइम लेना पड़ता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर। तो ये भी MCQs में पूछे जाते हैं कि एंजाइम मतलब बहुत सारे जो है वो ऑप्शन दिए रहते हैं कि निम्नलिखित में कौन शरीर में नहीं बनते हैं। एंजाइम, विटामिन्स और एक्सेट्रा कुछ रहते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या विटामिन शरीर में बनते हैं या फिर एंजाइम शरीर में बनते हैं।
इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम वे जीव उत्प्रेरक जो जीवित प्राणियों में अभिक्रिया को उत्सर्जित करते हैं। वे जीव उत्प्रेरक जो जीवित प्राणियों में अभिक्रिया को उत्सर्जित करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। जैसे में लाइपेज, टाइलिन, ये सब जो है वो एंजाइम है एक तरह का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। आदर्श जो सबकी बात सुनता है, अनादर्श जो बात नहीं सुनता है। सिंपली इसका मतलब याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से अगर समझे तो मतलब एग्जाम, फाइनल एग्जाम तक हम लोग को याद रहेगा। क्योंकि ऐसा बहुत होता है, बहुत बार होता है कि हम लोग मतलब पूरा बुक ही रट लिए और हम लोग को उसका ऊपर का हेडिंग भी याद नहीं है, चैप्टर का नाम याद नहीं है। तो ऐसा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रट्टो तो नहीं मारना है। वैसे रट्टा तो तोता भी मारता है, लेकिन उसको कितना बार मारते रहता है, मिठू मिठू उसको बोलते रहो और जो नाम देना है बोलो, तो वो बार बार बोलता है, तभी जा करके वो मतलब रट्टा मार मार के उसको सीखता है। तो हम लोग तो तोता है नहीं जो रट्टा मारेंगे, हम तो ह्यूमन बीन है भाई। तो ह्यूमन बीन है तो हम लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक वर्ड लिखना नहीं है। अगर एक वर्ड लिखना होता तो हम लोग तो एक चीज़, अगर मान लीजिए हम लोग का चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, तो उसी को रट लेते, ठोस अवस्था, तो आराम से जा कर के लिख सकते थे। लेकिन हम लोग को तो एक वर्ड लिखना नहीं है, पूरे 5-6 पेज लिखना है, जो कि उससे हम लोग का मार्क्स आएगा। MCQ सॉल्व करने हैं भाई, पूरा बुक पढ़ना है, तो उससे अच्छा रट्टा मारने से अच्छा समझे। तो आदर्श जो सबकी बात सुनता है, आदर्श अच्छा, इंसान के लाइफ में आदर्श किसको बोलते हैं? जो सबका कहना मानता है कि आदर्श बच्चा है, ये आदर्श परिवार है, मतलब बहुत ही संस्कारी परिवार है, ये आदर्श स्टूडेंट है। स्कूल में सुने होंगे सर लोग, मैम लोग तारीफ कभी कभी करते हैं बच्चे लोग का कि ये आदर्श स्टूडेंट है मेरा, ये बहुत हम लोगों ने सुना है आदर्श के बारे में। ये आदर्श बच्चा है, ये आदर्श स्टूडेंट है, ये आदर्श परिवार है, ये बच्चा बहुत आदर्श है, संस्कारी है, ये वो बहुत अच्छा है, गुणवान है। आदर्श और उसी का विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द क्या होता है? अनादर्श। अनादर्श मतलब ये बच्चा बहुत ही बदमाश है, बदतमीज है, पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो ये सब हम लोगों ने अपने डेली लाइफ में सुने हैं, आदर्श और अनादर्श। तो इसका बस थोड़ा सा कंटेंट हम लोग को केमिस्ट्री में लाना है। आदर्श विलयन, आदर्श घोल वैसा द्रव विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण की स्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श रियल लाइफ में क्या होता है? वो बड़ों का बात सुनता है, छोटे को इज्जत करता है, बड़े का बात सुनता है, तो उसी को बोलते हैं आदर्श। तो यहाँ पे जो है वह आदर्श घोल का मतलब है कि ये राउल्ट के नियम को पालन करता है। वैसा द्रव विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण यानी कोई भी ताप लेवल हो, 0 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो, वो राउल्ट किसी भी स्थिति में, चाहे वो हंस रहा है, रो रहा है, खेल रहा है, ये उसे तकलीफ है, वो हर एक स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है, जिसके निर्माण में एंथैल्पी परिवर्तन या फिर आयतन परिवर्तन शून्य हो जाता है। ये लिखना इंपॉर्टेंट है या नहीं भी है, क्योंकि ये इतना विस्तार से हम लोग मतलब अगर अकेला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राउल्ट मतलब आदर्श घोल क्या है, तो वहाँ पे लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो लिखना इम्पॉर्टेंट भी है और नहीं भी है। अगर इसको लिखे तो हाफ मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर नहीं लिखे तो हाफ मार्क्स वही काउंटिंग में ही रहेंगे, तो लिख भी सकते हैं। तो आदर्श विलयन क्या है? वैसा द्रव विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है, जिसके निर्माण में एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन शून्य हो जाता है, उसी को ही बोलते हैं आदर्श विलयन। आदर्श घोल या फिर आदर्श विलयन कहलाता है। इसी का उल्टा कर दे अनादर्श विलयन, वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब की स्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, बिल्कुल उसका अगेंस्ट खड़ा होता है कि भाई हम तेरा बात नहीं सुनेंगे। तो वैसा वास्तविक विलयन जो सभी सांद्रणों की स्थिति में राउल्ट के नियम का
पालन नहीं करता है, उसको नकार देता है, जिनके निर्माण में एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, उसे ही बोलते हैं अनादर्श विलयन। उसे ही क्या बोलते हैं? अनादर्श विलयन। तो आप लोग को पक्का याद हो गया होगा, अब जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वे दर विलयन जो सभी ताप, सभी कंडीशन, सभी सांद्रण की स्थिति में क्या करता है? वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। और अनादर्श विलयन जो पालन नहीं करता है, जिसके निर्माण में एंथैल्पी घनत्व, एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन जो है वो शून्य नहीं होता है, उसे ही बोलते हैं अनादर्श विलयन। तो चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक सेल यानी पहला सेल, पहला बैटरी। तो पहला बैटरी अपने जीवन में आप लोगों ने बहुत सारे प्रकार के बैटरी देखे होंगे। पहला आप लोगों ने घड़ी की बैटरी देखा होंगे। घड़ी की बैटरी वो क्या होता है कि अगर वो बैटरी हम लोग खरीद के लाए और घड़ी में लगा दे, तो अगर वो 6 मंथ चलना हो, 7 मंथ चलना हो, या फिर 3 मंथ चलना हो, या फिर 1 साल चलना हो, चलने के बाद वो ख़राब हो जाता है, बैटरी समाप्त हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद फिर हम लोग नया बैटरी लेकर के आते हैं, क्योंकि वो बैटरी ख़त्म हो गया है तो अब वो चार्ज नहीं हो सकता। तो वो हो गए हम लोग का प्राथमिक सेल, क्योंकि ख़त्म होने के बाद अगर वही चीज़ दोबारा यूज करते तब वो द्वितीयक सेल हो जाता। लेकिन वो ख़त्म होने के बाद हम लोग नया बैटरी लाते हैं और नया बैटरी लगाते हैं, तो उस समय वो हो गया प्राथमिक सेल, क्योंकि वो बैटरी का अब कोई काम नहीं है। तो वे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है, प्राथमिक सेल कहलाती है। केवल एक ही बार यूज हुआ, उसे ही बोलते हैं प्राथमिक सेल। अगर बात कर ले मोबाइल की बैटरी की, सोलर की बैटरी की, बड़ा वाला बैटरा जो होता है उसका, इन्वर्टर का बैटरा होता है उसका, तो वो सब जो है वो चार्ज दोबारा कर सकते हैं। उसमें उसको हम लोग चार्ज दोबारा कर सकते हैं, मोबाइल को चार्जिंग में लगा सकते हैं, बैटरी को भी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वो डाल करके और उसको भी मतलब दोबारा यूज कर सकते हैं। अभी माइंड में नहीं आ रहा उसको, उसमें कुछ पानी डालते हैं, उस पानी का कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा भाई। तो यहाँ पे देखिए द्वितीयक सेल वो हो गए जिसे हम लोग बार बार ख़त्म होने के बाद भी यूज कर सकें। मोबाइल की बैटरी, बड़ा बैटरा, बहुत सारे हैं इसका एग्जाम्पल। तो वो हो गए हम लोग का द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक ही बार यूज होता है, एक ही बार उपयोग होता है, एक ही बार है उसका यूज करते हैं हम लोग, उसे ही बोलते हैं प्राथमिक सेल। जैसे में शुष्क सेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेल, बैटरी ले लेते हैं, किसकी बैटरी? घड़ी की बैटरी, जो हम लोग घड़ी पहनते हैं उसकी बैटरी, मरकरी सेल। तो ये सब जो है प्राथमिक सेल है। यह सेल कुछ समय तक प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाता है। ये सेल जो है वो कुछ समय हम लोग प्रयोग करें, उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो निष्क्रिय हो जाता है और इन्हें पुनः प्रयोग और रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तो ये है हम लोग का क्या? प्राथमिक सेल। तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या करें। अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या करने के लिए बोला है। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में प्रयुक्त मोलर सांद्रण पद के घात को उस अभिक्रिया का संक्षेप अभिक्रिया कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि मतलब वेग बराबर जैसे कि देख लीजिए के, ये रहा ए और ये है बी। तो इसमें बोला गया है कि किसी अभिक्रिया के प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में प्रयुक्त मोलर सांद्रण पद के घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो संक्षेप की अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे वेग निकालना होगा, तो हम लोग के पास इसका घात कितना हो जाएगा? वेग 1 2 हो जाएंगे, 1 1 2 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये भी 1 है, तो हम लोग का 2 हो जाएगा। तो इसी को ही बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। और सांद्रण पदों के घातों के योगफल की अभिक्रिया को समग्र कोटि कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है, क्यों? चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है, क्यों है? तो चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, चालकता सबसे अत्यधिक होता है। चांदी की जो प्रतिरोधकता होती है बहुत कम होती है और चालक की जो प्रतिरोधकता होता है वो बहुत अत्यधिक होता है। तो ये जो है वो विद्युत का सुचालक है, क्योंकि जिसका कम प्रतिरोध है वो
विद्युत का अच्छा चालक होता है, तो चांदी का ही सबसे कम है। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन यही तक है। आई होप ये सेशन आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे, और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। और तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।